नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 18 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अध्याय का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। शुरू करें बच्चों। ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनका परिचय। बच्चों, इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ। इनका जन्म स्थान महू नामक स्थान है जो मध्य प्रदेश में है। बाबा साहेब ने समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकार व सम्मान के लिए अथक संघर्ष किया। इनका निधन 6 दिसंबर सन 1956 में दिल्ली में हुआ। प्रमुख रचनाएं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, मूक नायक आदि है। बच्चों, पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतर के 2 प्रकरणों के तौर पर है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में यह बात आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध देती है, दूसरी ओर यदि
कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता हो तो उसके भूखे मरने की अलावा और कोई उपाय नहीं छोड़ती है। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, वहां कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह प्रथा मनुष्य को कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से हानिकारक है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। यह मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। बच्चों, इस बिंदु में बाबा साहेब ने आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व को उसका आधार बताया है। लेखक के अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। समाज में भाईचारा इस प्रकार का होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप हो। लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए। जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जाति प्रथा के आधार पर समाज को दास्ता में जकड़ा जाता है। दास्ता में यह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता,
न होने पर भी पाई जा सकती है। इसमें वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यावहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव हो पाता है। इस प्रकार समता यानी समानता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही है, क्योंकि यह व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें बाबा साहेब ने जाति प्रथा को छोड़कर आदर्श समाज बनाने की परिकल्पना की है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।